मित्रों, काफी लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूं और ऐसा प्रतीत होता है कि अमृतकाल में देश में सब कुछ चंगा सी ही नहीं है। देशवासियों को खुश रखने का, उनको हंसाने का भी भरपूर प्रयास किया जा रहा है और इसी के तहत मणिपुर में जो भयंकर हिंसा हुई, जो जातीय संघर्ष हुआ मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच, और उसको लेके सदन में जो चर्चा चल रही थी उसमें प्रधानमंत्री चुटकुले सुनाते नजर आए ताकि मणिपुर की हिंसा पर देश जो सदमे में था उस सदमे से देश को बाहर लाया जा सके, देश की मनोदशा को सही किया जा सके। उसके बाद चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई और जब प्रधानमंत्री इसरो मुख्यालय पहुंचे तो बड़े ही भावुक हो गए और उनकी मनोदशा देखकर लग रही थी कि जैसे उनका चंद्रमा से पुराना नाता है। वो बचपन में चंद्रमा पर चाय बेचा करते थे और उनकी माँ चंद्रमा पर बर्तन मांजने जाया करती थी। आगे देखिए, बहुतेरे लोग सवाल उठा रहे हैं कि पिछले 9 सालों में देश का कतई विकास नहीं हुआ। मैं इसे सही नहीं मानता हूं। अपने गृह मंत्री अमित शाह को ही देख लीजिए। राजस्थान की गहलोत सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मैं हिसाब लेकर चलता हूं। अब छोरा चाकू लेकर चलने वाले भी अगर हिसाब लेकर चल रहे हैं तो ये देश का विकास नहीं तो और क्या है। फिर 2 दिन पहले की घटना, प्रधानमंत्री मोदी फेक न्यूज के असर पर चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि फेक न्यूज जो है वो समाज में अराजकता पैदा कर सकती है। सिगरेट पीने वाले या जो सिगरेट नहीं भी पीते हो, मेरे जैसे लोग, उनको पता होगा कि सिगरेट के पैकेट पे एक वैधानिक चेतावनी लिखी रहती है कि सिगरेट पीना जानलेवा है, हानिकारक है। तो इसी तरह प्रधानमंत्री फेक न्यूज के असर के बारे में बता रहे थे कि फेक न्यूज से समाज में अराजकता फैल सकती है। और अभी देश में चारों तरफ जो G20 का महासम्मेलन होने जा रहा है उसकी चर्चा जोर शोर से चल रही है और दिल्ली को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। दिल्ली का रंग रोगन किया गया है। सड़कों पर जो गरीब थे उनको वहां से हटा के रैन बसेरों में ठूस दिया गया है। जहां पे झुग्गी झोपड़ियां हैं उसके आगे पर्दा डाल दिया गया है ताकि जो विदेशी मेहमान G20 के जो अमीर देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष जब दिल्ली की सड़कों से गुजरेंगे तो उन्हें दिल्ली की गरीबी दिखाई नहीं पड़े, उन्हें सुंदर सजी हुई दिल्ली दिखाई दे और सब कुछ चंगा सी लगे। आखिर 20,000 करोड़ के अपने महल में रहने वाले प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने और अपनी पार्टी के सांसदों के बैठने के लिए नया
संसद भवन भी बनाया है, उनको तो वाकई दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियां खटेंगी। क्या 20,000 करोड़ रुपए से जो नया प्रधानमंत्री भवन बनाया गया, जो नया संसद भवन बनाया गया, क्या उससे दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों की काया पलट नहीं हो सकती थी? दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों के बदले पक्के नए मकान, सुंदर दिखने वाले मकान, जिनको ढकने के लिए पर्दे की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं बनाए जा सकते थे? देश ये जानना चाहता है। देश ये पूछता है प्रधानमंत्री से कि आखिर उनकी प्राथमिकता क्या है। आखिर वो कब नाम बदलने की मानसिक बीमारी से उबरेंगे। कल हम इंडिया में रह रहे थे तो कल भी वही झुग्गी झोपड़ियां थी, आज हम भारत में रह रहे हैं तो आज भी वही झुग्गी झोपड़ियां हैं। कल हम इंडिया में रह रहे थे तो प्रधानमंत्री अपने उसी राष्ट्रीय महल में रह रहे थे और आज भारत में भी उसी राष्ट्रीय महल में रह रहे हैं। कल इंडिया में प्रधानमंत्री जिस तरह अपने 9,000 करोड़ के उड़न खटोले में घूम रहे थे, आज भारत में भी उसी 9,000 करोड़ के उड़न खटोले में घूम रहे हैं और इतनी ऊंचाई से घूम रहे हैं कि उनको दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियां दिखाई नहीं देंगी। उन झोपड़ियों में रह रहे लोग नहीं दिखाई देंगे, उनका जीवन यापन दिखाई नहीं देगा। किस तरह वो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, किस तरह उनके बच्चे गंदे नालों से होकर स्कूल को जाते हैं। कल जब हम इंडिया में रह रहे थे तब भी भ्रष्टाचार का वही आलम था, तब भी सभी पार्टियों के नेता वैसे ही झूठे सपने दिखा रहे थे। कल भी वही अफसरशाही थी, कल भी वही गरीबी, भुखमरी, दम तोड़ती सरकारी स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था बदहाल सड़कें थी और आज के दिन भारत में भी वही सब कुछ है। तो आखिर ये नाम बदलने की मानसिक बीमारी से प्रधानमंत्री कब उबरेंगे और जो देश की मूल समस्याएं हैं उस पर ध्यान देंगे। G20 का सम्मेलन होना ये एक बेहद ही रूटीन कार्यक्रम है जो कि इसके सदस्य देशों को हर एक साल बारी बारी से मिलता है और इसे इस तरह प्रचारित किया गया जैसे मोदी सरकार की कोई महान उपलब्धि हो, और महान उपलब्धि ऐसी कि जिसमें G20 के 2 अहम देश चीन और रूस के राष्ट्रपति कल के इंडिया और आज के भारत में नहीं आ रहे हैं और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसको लेके कोई साझा घोषणा पत्र पे भी सहमति दिखाई नहीं पड़ती है। तो आखिर मोदी सरकार किस बात को लेके इतना उछल कूद मचा रही है G20 सम्मेलन पर? G20 हर एक साल होता है, हर एक साल होता रहेगा, लेकिन देश में जो समस्याएं हैं उनका निदान कैसे होगा, उनका निवारण कैसे होगा? जो देश के लोगों को झूठे सब्ज बाग दिखाए गए उनका क्या, उन पर जवाबदेही कैसे तय होगी, इसको बताने वाला देश में कोई नहीं है। और सत्ता पक्ष को तो छोड़िए,
देश की जो शीर्ष अदालत है वो भी कंगारू कोर्ट की तरह ही व्यवहार कर रही है। उमर खालिद पिछले 2-3 वर्षों से जेल में बंद हैं और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई लगातार टाली जा रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जिस सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे और सरकारी दमन के खिलाफ लोगों की रक्षा करे, वो खुद सरकार के आगे लौट रही है। उससे इस देश की जनता क्या उम्मीद करे कि वो क्या उमर खालिद और संजीव भट्ट लोगों को न्याय देगी? आज जिस तरह राजनीतिक दल और न्यायपालिका ने देश के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है, या देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है। आपने हरियाणा में नूह की हिंसा के बारे में सुना होगा। क्या आपने किसी विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस के नेताओं को उस हिंसा के बारे में बोलते सुना? नहीं। और जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने इसे जातीय संघर्ष कहा और इसके लिए हरियाणा की सरकार को लताड़ लगाई, तो उस बेंच को बदल दिया गया। तो आप इस जो सत्ता, विपक्ष और न्यायपालिका के बीच एक अंतरंग संबंध है, इस संबंध को समझिए और उनके लिए सत्ता पाना और सत्ता के साथ मधुर संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उनके लिए देश के लोगों के जान की कोई कीमत नहीं है। नूह से सैकड़ों मुस्लिम परिवार अगर बेघर कर दिए गए, वहां से हटा दिए गए तो हटा दिए गए। सत्ता पक्ष तो यही चाहती थी और विपक्ष को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर हम ये कैसे लोकतंत्र में जी रहे हैं? ये किस तरह की मोहब्बत की दुकान चलाई जा रही है? इसलिए अगर सही मायने में हमें इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करना है तो लोग आवाज उठाएं। जो भी गलत हो, सत्ता में बैठे लोग गलत हो, विपक्ष में बैठे लोग गलत हो, जो भी गलत हो, न्यायपालिका गलत हो, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। कोई भी भगवान नहीं है जिसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठा सकते, जिसके खिलाफ हम बोल नहीं सकते हैं, जिसके कुकर्मों की हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जय हिंद दोस्तों।